सभी का मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ ही जन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने और लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करें कि कार्मिकों के सेवानिवृत्ति के बाद 1 माह के अंदर उनके सभी दायित्वों का भुगतान हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार जनमानस की है, जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग में जन शिकायतों के समाधान में हो रही लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अधिक समय तक लंबित प्रकरणों के मामले में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लिया जाए। उन्हें सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राजस्व विभाग से संबंधित सभी मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिन क्षेत्रों में अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसका कारण जानने के साथ ही उचित समाधान के लिए आगे की योजना बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी सुनिश्चित करें कि जिन समस्याओं का समाधान जिस स्तर पर हो सकता है वही समाधान किया जाए। अनावश्यक रूप से शिकायत उच्च स्तर पर आने पर उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए जो अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाए। जो समीक्षा की गई है उसके क्रम में मैं 2 चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा जो जनता मिलन के कार्यक्रम हुए हैं वो उधम सिंह नगर जिले में हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो समीक्षा के कार्यरत हुए हैं वो यहीं से जारी हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ क्योंकि जनसंख्या भी ज़्यादा है, समस्याएं भी ज़्यादा हैं, तो हमारे अधिकारी कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा कोशिश तत्परता से रहते हैं। संख्या में ज़रूर हम लोग कहीं ना कहीं ज़्यादा रहते हैं, लेकिन मुझे देखा जाए अगर परसेंटेज में तो हमारी शिकायतों का निस्तारण काफ़ी संतोषजनक है। इसमें मुख्यतः राजस्व और हमारा शहरी विकास विभाग ये हम लोग विशेषतः समीक्षा लेते रहते हैं। लगभग 2400 कॉल्स जिलाधिकारी द्वारा स्वयं की गई हैं इसमें, ताकि लोगों तक जब सरकार का ये मैसेज पहुंच सके कि सरकार जागरूक है और समस्याओं को समाधान तक ले जाने के लिए सक्षम। चक्राता विधानसभा के चिरमिरी टॉप में वन पंचायत सम्मेलन 2025 थीम जंगल से जन कल्याण तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि वन मंत्री सुबोध उनियाल मुख्य रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही चक्राता विधानसभा के विधायक प्रीतम सिंह और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रताप सिंह रावत और जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वन मंत्री के द्वारा एक वृक्ष भी लगाया गया और कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। वहीं जोनसार बाबर के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में भक्तों ने पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ और धरती को हरा भरा बनाओ थीम पर अपने विचार रखे। वहीं वन विभाग चक्राता के द्वारा कई स्टॉल भी इस कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए, जिनका निरीक्षण वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इसके अलावा वन पंचायत के प्रतिनिधियों में चेक भी वितरित किए गए। सम्मेलन करके ये था कि हमारे आज आप जानते हैं कि अब तक बनाछादी क्षेत्र 11,203 पंचायतें हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र में 186 के आसपास पंचायतें हैं। इस सम्मेलन की ये था कि देखिए वनाग्नि का सम्मेलन शुरू हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। किस तरह स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ हम वनाग्नि और जो मानव वन्यजीव संघर्ष है इसको किस तरह कम कर सकें और किस तरह स्थानीय लोगों को इसके लिए जागरूक कर सकें, उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव भी बने और उनको मदद भी मिले। यही कारण था कि वन पंचायतों को सुनिश्चित करने के लिए ये वन पंचायत सम्मेलन किया गया, जिसमें 15,000 रुपये पर पंचायत जिला प्रशासन ने आमदन प्रबंधन मत दिया है। इसके साथ हम लोग वन पंचायतों में 628 करोड़ का हर्बल मिशन भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हम लोगों ने वन पंचायत अधिनियम में परिवर्तन करके वन पंचायत की भूमि पर जड़ी बूटी की खेती करने का जो प्राविधान किया कि वो की जा सकती है, ताकि वन पंचायतों के माध्यम से वन पंचायत से जुड़े हुए लोगों की आजीविका भी जुड़े और वो वनों को बचाने में अपनी भूमिका को और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ करें। सर, जितनी अच्छी योजना है तो उस हिसाब से जब इम्प्लीमेंट का समय आता है तो कोई सी भी योजना धरातल पे नहीं उतरती। इम्प्लीमेंट देखिए, ये तो ऐसी योजना है जिसका नाम ही रखा जंगल से जन कल्याण तक।
ताकि स्थानीय जनता जंगलों के महत्व को स्वयं समझे। क्योंकि आज उत्तराखंड जैसे राज्य में जहाँ 71% क्षेत्र वनाभूमि से आच्छादित है और हमारी आजीविका का बहुत बड़ा जो स्रोत है वो ये वनों पर आधारित है, जिससे हमारे यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता। सम्मेलन दायित्व दिया गया, जब तक वो मूर्त रूप से जमीन पर ना उतरे तब तक कोई फायदा होने वाला नहीं। पूरे कार्यक्रम के प्रदेश के अंदर वनाग्नि लगातार वन क्षेत्र की चपेट में दिशा में प्रयास है, सार्थक होगा। सरकार को साधुवाद। आपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रेरणा बढ़ावा की बात मैंने कहा वहाँ पर जो पर्यटकों के लिए आवश्यक संसाधन है उसको जुटाने की आवश्यकता करने का काम वन विभाग करे। अब आप मोइला टॉप का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। मोइला टॉप जाने पर जो है एक यात्री से 50 रुपये लिया जाता है। कोई सुविधा वहाँ पर है नहीं, ना वहाँ शौचालय है, ना कुछ, ना पेयजल की कोई व्यवस्था है। ये व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच आने वाले 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल भी पूरे हो जाएंगे। ऐसे में बीजेपी पूरे प्रदेश में 3 साल बेमिसाल का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए खास रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें कि आगामी 23 मार्च को धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल 3 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको देखते हुए बीजेपी संगठन पूरे प्रदेश में धामी सरकार की 3 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच रखकर जश्न मनाने की तैयारी में है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया है कि सरकार के 3 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के सभी जिलों में जनता के साथ सीधा संवाद भी करेंगे। साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखेंगे। 24 मार्च से एक हफ्ते के लिए चिकित्सा शिविर और जनहित से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो पूरे प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी की ओर से तय किया गया है कि प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर 3 अलग अलग स्तर में कार्यक्रम किए जाएंगे और इन कार्यक्रमों में सरकार की उपलब्धियों, तमाम योजनाओं और आने वाले समय में प्रदेश की दिशा और दशा को लेकर बनाई जा रही रणनीति के बारे में भी संवाद किया जाएगा। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का ये जो कार्यकाल है, इसका 3 वर्ष का समय 23 मार्च को पूरा हो रहा है। इन 3 वर्षों में जो सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं, इनको जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम हम लोग जिला मुख्यालय पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ विधानसभा स्तर पर भी कार्यक्रम होगा और विकास खंड मुख्यालय पर भी कार्यक्रम होगा। इसमें हमारे द्वारा इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी पार्टी की तरफ से बना दी गई है और किस तरह से कार्यक्रम होंगे, क्या क्या उसमें रहेगा, इसमें जिला स्तर पर भी और विकास खंड स्तर पर, तहसील स्तर पर चिकित्सा शिविरों का हम आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा तहसील दिवस जैसे समस्त अधिकारी वहां पर रहेंगे और उस जनता की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। इस प्रकार से कार्यक्रम हमारे 23 तारीख से प्रारंभ होंगे और 30 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और इसी क्रम में अब प्रदेश के कलेक्टर विद्यालयों को आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से ये विद्यालय आवासीय विद्यालय बनेंगे और आसपास में कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों का इनमें समायोजन बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया, विभाग ने क्लस्टर विद्यालयों का चयन कर लिया है। योजना के तहत पहले चरण में माध्यमिक स्तर पर सभी 95 विकास खंडों में एक क्लस्टर विद्यालय बनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 5 से 12 तक के छात्र छात्राओं को आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास का भी लाभ मिलेगा। देखिए, बिल्कुल प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे क्लस्टर विद्यालय हैं उनको हम आवासीय विद्यालय में कन्वर्ट करने जा रहे हैं और जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या बहुत कम है उन स्कूलों को भी हम इसमें समायोजित करेंगे और ये आवासीय विद्यालय जो है प्रत्येक विकास खंड में हम एक क्लस्टर विद्यालय जो है आवासीय के रूप में खोलने जा रहे हैं, जिसमें सभी सुविधाएं बच्चों को मिलेंगी। हर प्रकार की टेक्निकल और गुणवत्ता युक्त जो हमारी सुविधाएं बच्चों को रहने वाली है
वो सभी उनको प्रदान की जाएंगी। और बहुत अच्छा डिसीजन सरकार का है, और सरकार जो है इसके लिए प्रत्येक विकास खंड में एक एक नोडल अधिकारी भी नामित कर चुकी है, जिनके माध्यम से ये सारी सुविधाएं उन बच्चों तक पहुंचाई जाएंगी। देहरादून नगर निगम कारगी और धोरन क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण केंद्रों को मेकेनाइज कर रहा है और वही करीब 3 करोड़ रुपए धोरन और करीब 6 करोड़ रुपए कारगी में खर्च होंगे। डोर टू डोर और कूड़ा इकट्ठा किए जाने वाले केंद्रों से करीब 450 टन कूड़ा रोजाना इन निस्तारण केंद्रों पर लाया जाता है, जिसमें कि करीब 300 टन कूड़ा कारगी और बाकी धोरन में इकट्ठा किया जाता है। यहाँ से कूड़ा शीशम भाड़ा भेजने की व्यवस्था है और लेकिन 2-2 दिन तक कूड़ा वहीं पर पड़ा रहता है, जिससे आसपास के लोगों और राहगीरों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। उपनगर आयुक्त गोपाल राम विनवाल ने बताया है कि इन केंद्रों को मैकेनाइज्ड बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। 2 माह के भीतर ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। देहरादून नगर क्षेत्र में जो कूड़ा इससे पहले मैनुअली ट्रकों के माध्यम से ट्रांसफर स्टेशन से शीशमबाड़ा प्लांट तक जाता था, अब उसके लिए 2 नए मैग्नाइज ट्रांसफर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। एक ट्रांसफर स्टेशन कारगी में बन रहा है और दूसरा ट्रांसफर स्टेशन धोरण खास में बन रहा है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो कूड़ा सीधे मशीनों के माध्यम से कॉम्पैक्ट होगा और कॉम्पैक्ट होने के बाद कैप्सूल के रूप में जो गाड़ियां होंगी उससे सीधे शीशमबाड़ा ट्रांसफर स्टेशन में जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि एक तो कूड़ा सड़क पे खुली जगह पे और जहाँ पे कूड़ा डालने हमारा ट्रांसफर जो स्टेशन है वहाँ कूड़ा नहीं दिखेगा, और दूसरा जो कॉम्पैक्ट होके जाएगा उससे कहीं इधर उधर कूड़ा गिरने की स्थिति नहीं बनेगी। और एक ये भी उसमें सुविधा है कि जितना कूड़ा कॉम्पैक्ट होगा, पहले मैनुअली ट्रकों से अगर 10 गाड़ियां जा रही थी तो कॉम्पैक्ट के माध्यम से 20 गाड़ियां एक ही वाहन में जाएगा, तो ये एक अच्छी सुविधा व्यवस्था है और जिससे कि शहर में कहीं पे भी किसी प्रकार की बदबू या प्रदूषण फैलने की स्थिति नहीं रहेगी। और इसका काम प्रारंभ हो गया है। लगभग 9 करोड़ की लागत से ये कार्य संचालित है और 2 महीने के अंतर्गत दोनों ट्रांसफर स्टेशन हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे। ऋषिकेश भानियावाला 4 लेन प्रोजेक्ट में 3000 से ज्यादा पेड़ काटे जाने प्रस्तावित है, जिसे लेकर सामाजिक संगठन लगातार आक्रामक नजर आ रहे हैं। और इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे पर्यावरणविद हैं जो कि कांग्रेस की सरकार के समय खूब प्रदर्शन करते थे और जनहित के कामों को रोकने थे और आज वे प्रदर्शन करते नजर नहीं आते। उनके प्रदर्शन सिर्फ सरकार के हिसाब से चलते हैं। 4 लेन प्रोजेक्ट को लेकर करण माहरा का कहना है कि सरकार को इसका विकल्प देखना चाहिए और इतनी बड़ी संख्या में पेड़ काटना पर्यावरण के लिए बेहतर नहीं है। और बताया जा रहा है कि इसके क्या विकल्प हो सकता है, इस पर विशेषज्ञों से राय लेनी चाहिए। एक तरफ ऐसे लोग जो वृक्ष मित्र बनते हैं या पर्यावरण मित्र बनते हैं, बड़े बड़े साधु महात्मा के भेष में हैं, उनका इस पर चुप्पी साधना मेरे लिए आश्चर्यजनक है। वो लाल पटकाबाद के सिर में जो बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, वो पता नहीं कहाँ गायब। उनका कोई स्टेटमेंट में, जब से बीजेपी गवर्नमेंट है, कोई स्टेटमेंट ही नहीं देखता। कोई गलत चीज़ का विरोध करते हुए उनको नहीं देख रहा है। यहाँ काफ़ी ज़मीन है, मेरे को पता चला। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज हम करेंगे, क्योंकि ये मतलब सरकारों को देख के जो विरोध करते हैं या सरकारों को देख के जो समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना भी आपका और मेरा दोनों का धर्म है। रही बात इसकी, आप वैकल्पिक भी कर सकते थे, जरूरी थोड़ा है। कई राष्ट्रों में, कई हमारे ही राज्यों में ऐसा हुआ है कि जो पुरानी सड़कें थी उनको वैकल्पिक मार्ग के रूप में रहने दिया गया था, और जो दूसरे विकल्प हो सकते हैं जहां वृक्षों का पातन करना आवश्यक नहीं है, वो तरीका अपनाया जाना चाहिए, जिससे वृक्ष भी बन जाए और विकास भी हो। ये किया जा सकता था, उस पर सोचना चाहिए सरकार। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार के विकास कार्यों पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि 3 सालों में भाजपा की सरकार सिर्फ एम फैक्टर यानी कि मस्जिद, मदरसा, मजार पर ही फोकस करती आई है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि यूसीसी कानून का ढोल पीटने वाली सरकार भी राज्य में इस कानून को नहीं दे पाए। विकास ना तो कभी किताबों में छपता है और ना ही उसके गाथा गाई जाती है, बल्कि जनता खुद विकास के कामों से लाभान्वित होते हुए नजर आती है। लेकिन 3 साल में भाजपा सरकार विकास करने में असफल साबित हुई है।
देखिए, विकास कभी गिनाया या बताया नहीं जाता, ना विकास पुस्तिकाओं में छापा जाता है। विकास तो स्वतः दिख जाता है, और विकास आपने किया नहीं। सरकारें चुनी जाती हैं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए, वहां आपने कोई आयाम स्थापित नहीं किए। आप बात कर रहे हैं कि आप यूसीसी लाए, तो यूसीसी की तो कभी मांग रही नहीं। यूसीसी के लिए कोई उत्साह पहाड़ वासियों में देखने को नहीं मिल रहा, उत्तराखंड वासियों में देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लचर यूसीसी कि एक तरफ तो लव जिहाद की बात करोगे, एक तरफ वैलेंटाइन डे नहीं मनाने दोगे, दूसरी तरफ लिव इन को लेकर आपने वैधता और मान्यता दे दी लिव इन रिलेशनशिप को, और कहीं ना कहीं पहाड़ में भारी विरोध इस यूसीसी का हो रहा है। आपने इतना लचर भू कानून यहां दिया है, और आप स्वयं कह रहे हैं कि इसमें संशोधन की गुंजाइश है, तो सोचा जा सकता है कि आपने भू माफियाओं के लिए किस तरह से चोर दरवाजा खोल दिया, और एक ही प्रदेश में आपने दो भू कानून बनाने का काम किया, एक हरिद्वार उधम सिंह नगर के लिए और दूसरा बाकी के पर्वतीय जिलों के लिए। वहीं अगर धर्मांतरण कानून की बात करें, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, नकल विरोधी कानून, आप म से मुसलमान, म से मदरसा, म से मस्जिद, इससे आगे तो आप बढ़ ही नहीं पाए। आपने बड़े बड़े आईआईटीज और आईआईएम स्थापित करने किए होते तो फिर उसको हम उपलब्धि में गिनते। आपने बड़े बड़े अस्पतालों की नींव रखी होती, बड़े बड़े खेल के स्पोर्ट्स स्टेडियम आपने नींव रखी होती, तो बात होती। हाँ, आपका नाम जरूर लिया जाएगा इस बात के लिए कि आप पेड़ों को काटने में सबसे नंबर 1 अव्वल रहे हैं, आप वनाग्नि वाले प्रदेश में नंबर 1 रहे हैं, आप महिला अपराध वाले प्रदेश में अव्वल रहे हैं, आप शराब के कंजम्पशन वाले प्रदेश में अव्वल रहे हैं। ये सब आपकी उपलब्धियां हैं। यहाँ अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया, यहाँ भर्ती घोटालों का पटाक्षेप नहीं हो पाया, यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा दुष्कर्म जो महिलाओं के साथ हुए हैं उसमें आपके दल के नेता संलिप्त पाए गए हैं, ये आपकी उपलब्धि है। और कहीं से कहीं तक आप रोजगार यहाँ के युवाओं को नहीं दे पाए हैं, यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। काशीपुर में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा, महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ मुसैन और पूर्व महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में धनौरी, प्रतापपुर, घड़ीगंज, भोगपुर के अलावा काशीपुर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीपीएल व अंत्योदय राशन कार्ड जारी न करने के विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीपीएल व अंत्योदय योजना में नए राशन कार्ड नहीं बनने से गरीब परिवारों को राशन नहीं मिल पा रहा है, और इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धनौरी में मोबाइल टावर लगाए जाने का भी विरोध जताया। धरना प्रदर्शन करने वालों में उमेश जोशी, एडवोकेट शफीक अंसारी, राजू शीना, रवि ढिंगरा सहित तमाम कांग्रेसी शामिल रहे। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से खाद्य पूर्ति कार्यालय में जो प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम एक ऐसा आम जनता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जिसकी वजह से एक आम जनमानस बहुत परेशान है। पीला गुलाबी कार्ड, सफेद कार्ड, जिनको लेके नियमितीकरण में इतनी मुश्किलों से काम करना पड़ रहा है, जरूरतमंद लोगों को जिसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, और सरकार इसका पूरी तरीके से अनभिज्ञ है। या कहा जाए कि लोग अपनी बात कह कहकर परेशान है, लेकिन सरकार की कानों पर जू नहीं रेंग रही है। इसी लोगों के इन्हीं बातों को, जनता की समस्याओं को लेकर आज हम लोग सब खाद्य पूर्ति कार्यालय में उपस्थित हैं, और ये उम्मीद है कि आज के बाद भी यदि खाद्य पूर्ति अधिकारी को हमारी बात से नहीं चेतेंगे तो हम निरंतर इसी प्रकार से सड़कों पर उतरेंगे। खाद्य पूर्ति विभाग के खिलाफ सरकार के आदेशों के बाद प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और जनपद उधम सिंह नगर की बात करें तो जगह जगह अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। जनपद के सितारगंज, काशीपुर और जसपुर खुर्द में 1 दर्जन से अधिक अपंजीकृत मदरसों को भी सीज किया गया, तो जनपद के जसपुर क्षेत्र में कल भी मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, और इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में पुलिस के जवान मौजूद रहे। जसपुर में अभी तक कई मदरसों का प्रशासन द्वारा निरीक्षण किया गया, जिनके पास कोई दस्तावेज या मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं मिली, उनके खिलाफ सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन भदौरिया ने बताया कि उधम सिंह नगर में जितने भी मदरसे हैं, सबसे पहले उनका चिन्हीकरण किया गया है, जिसमें सबसे पहले खटीमा में कार्रवाई की गई है, और उसके बाद सितारगंज में कार्रवाई की गई। अब तहसील काशीपुर और जसपुर में कार्रवाई चल रही है। उन्होंने कहा है कि अभी तक 30 से ज्यादा मदरसों को सीज किया जा चुका है, और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जितने भी हमारे मदरसे सर्वप्रथम हम लोगों ने चिन्हीकरण किया गया,
इन चिन्हीकरण के अंतर्गत सबसे पहले तहसील खटीमा में कार्रवाई संपादित की गई। उसके बाद तहसील सितारगंज, तहसील आज यहाँ पे हमारा काशीपुर में कार्रवाई चल रही है। तो एक एक तहसील को उसमें लिया जा रहा है और सभी मदरसों में, क्योंकि हमको कुछ फोर्स की भी आवश्यकता होती है जब हम लोग करते हैं, और पूरी टीम जाकर इसको देखती है, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी और माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर भी मौजूद रहते हैं। तो इसमें हमारे 2 फेज में पूरी कार्रवाई संपादित की जा रही है। जिन भी मदरसों को अवैध संचालन पाया जाएगा वहाँ पे सील लगाई जा रही है और सभी को नोटिस ऑलरेडी जारी किए जा चुके हैं। अब तक हमारे संख्या लगभग 50 के आसपास हमारे मदरसों की वो हो चुकी है, और लगभग हमारे 30 के आसपास लगभग सील हो चुके हैं। इसमें संख्या वेरी करती है क्योंकि हमारी डेली रिपोर्टिंग रोज आती है, और जो आज के एंड की जो डे की रिपोर्टिंग आएगी उसी के क्रम में हम लोग अपने पूरी एग्जैक्ट संख्या देंगे। जसपुर में स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन द्वारा समय समय पर फर्जी अस्पतालों और लेबोरेटरी पर कार्रवाई की जा रही है, और एक बार फिर क्षेत्र में चल रही एक पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और एक संदिग्ध अल्ट्रासाउंड मशीन पाए जाने पर मशीन और पैथोलॉजी लैब को प्रशासन द्वारा सीज किया गया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। उप जिलाधिकारी जसपुर छत्र सिंह चौहान ने बताया कि इस पैथोलॉजी लेबोरेटरी पर कार्रवाई एक सूचना के आधार पर की गई है। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली थी कि यहां पर कुछ लोगों द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है, जो कि ये शिकायत भी थी जो मशीन है वो इनके नाम रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किया गया और यहां से एक मशीन को भी बरामद किया गया है। जो कि लोग इस मशीन को चलाते थे वो मौके से फरार हो गए थे और मशीन को सील कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। आज कार्रवाई की गई है और ये जो खुशी पैथोलॉजी लैब है इसमें सूचना थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और कभी कभी आकर के इस तरीके से किए जा रहे हैं, और ये भी सूचना थी कि इनके पास जो मशीन है वो रजिस्टर्ड नहीं है इनके नाम पे। तो इसी क्रम में ये औचक निरीक्षण आज किया गया है CMS साहब के द्वारा। बाद में हम लोग भी इसमें आए हैं और यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है। हालांकि जो लोग ऑपरेट करते थे इस मशीन को वो तो फरार हो गए थे, लेकिन यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है जिसको सील कर लिया गया है। नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो की गई है और आगे इसमें धीरे के लिए मैंने CMS साहब को भी बता दिया है और SHO साहब को। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जमानत मिल गई है और जमानत के बाद कुंवर प्रणव सिंह को जेल प्रशासन ने हरिद्वार के जिला अस्पताल में पहुंचकर रिहा कर दिया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान चैंपियन ने कहा है कि मुझे भारतीय न्यायपालिका पर संपूर्ण विश्वास था और वही सच साबित हुआ है और आज सत्य की जीत हुई है। आपको बता दें कि 26 जनवरी को चैंपियन और उनके समर्थकों ने खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित ऑफिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद 27 जनवरी को चैंपियन की गिरफ्तारी कर उन्हें रोशनाबाद जेल भेज दिया गया था। 20 दिन बाद जेल में रहने के बाद अब चैंपियन की तबीयत खराब हो गई थी और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। देखिए आज रिहाई हुई है, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत जश्न का माहौल है, क्योंकि लगभग 52 दिनों के बाद कोई व्यक्ति अगर बंधक हो, एक राजा, एक शेर अगर उसे पिंजरे में कैद कर लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रक्रिया रहेगी। अब एक शेर आजाद हुआ है, अब न्याय जो जमानत मिली है उसकी शर्तों के अनुरूप अपना स्वच्छ आचरण करते हुए अपना जो है अपने आगे ट्रायल को फेस करेंगे। यहाँ से कहाँ गए हैं? अभी तो देहरादून का है इनका, जो अब तक सुनने में आया कि देहरादून अपने निवास पर गए हैं। क्या रेफर करवाया गया यहाँ? हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज प्लस रेफर किया है और उसी के हिसाब से अपना जहाँ इलाज कराना चाहेंगे वहाँ कराएंगे। स्वास्थ्य क्या स्थिति है? स्वास्थ्य जैसा अभी डॉक्टर साहब ने परीक्षण किया रिलीज करने से पहले तो BP हाई था, बाकी नॉर्मल है। बाकी देखिए बाकी प्रक्रियाएं तो अभी चेक नहीं हुई क्योंकि भीड़ इतनी हो चुकी है और रिलीज भी हो गए हैं, तो अब यहाँ इलाज कराना तो इन्होंने उचित नहीं समझा, तो आगे अन्य अस्पताल में ही पता लगेगा आगे क्या रहा। शर्तें भी रखी हुई हैं? हाँ, जमानत की शर्तें हैं, गवाहों को जो है किसी तरीके से संपर्क नहीं करेंगे और नियमित जो है ट्रायल में उपस्थित होंगे और कोई शांति भंग का कोई ऐसा जनसभा में उपस्थित नहीं होंगे, यही है। चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।